स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस कन्फर्म क्लासेस में। नमस्कार, मैं हूं कन्फर्म क्लासेस से प्रिंस दुबे और आज आपके बीच फिर से लेके आ गया हूं एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सीरीज। दोस्तों, हम एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए एक से बढ़कर एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आने वाली सीरीज में भी एक से बढ़कर एक क्वेश्चन हम देखेंगे। जो आपके एग्जाम में संभावित प्रश्न है वो भी मैं इस सीरीज में लेके आ रहा हूं। यानी जरूरी नहीं, हम पिछले साल के जो क्वेश्चन थे, जो अच्छे क्वेश्चन हमें लग रहे हैं, वो तो हम लेके आ ही रहे हैं आपके बीच, लेकिन आपके लेवल में और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन तो दोस्तों आ चुके हैं। वो तो कुछ ना कुछ टॉपिक तो रिपीट होंगे ही, लेकिन कुछ नए भी इंक्लूड होंगे उसमें। तो वो आपके स्तर के और कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उन्हें भी मैंने इसमें लाने का प्रयास किया है और 101% उस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए शांतिपूर्वक अच्छे तरीके से जो मैं आपको सिखा रहा हूँ सीखते जाइए, अपनी कॉपी में नोट करते जाइए और आने वाली जो भी आपके एग्जाम है, जो अभी आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम है, उसमें आप पाएंगे कि हाँ, जैसी हमारे सर ने प्रैक्टिस कराई थी लगभग उसी टाइप का एग्जाम हमें देखने को मिला है। तो चलिए फिर देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए, एक व्यक्ति क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटे, 4 किलोमीटर प्रति घंटे और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समान दूरी तय करता है और कुल 425 मिनट का समय लेता है। तय की गई कुल दूरी किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है? दोस्तों, एसएससी एमटीएस 2024 का क्वेश्चन है। कैसे करना है? इस तरीके से जो मैं आपको सिखा रहा हूं उसी तरीके से आपको करना है। यानी कि वह कौन कौन सी चाल से गया है, तो पहले गया है वह 3 की चाल से, फिर बाद में गया है वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और उसके बाद गया है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। चाल हमारी होने वाली है किलोमीटर प्रति घंटे में। करना क्या है, हमें इनका एलसीएम ले लेना है। इनका एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 24। एलसीएम हो जाएगा 24, यानी कि 3 से जाएगा यहाँ पे 8 बार, 4 से जाएगा 6 बार और 8 से जाएगा 3 बार। यानी कि ये जो 24 आप देख रहे हैं यही है हमारी कुल दूरी। बात समझ रहे हैं? 24 किलोमीटर जाना है दोस्तों, और अगर आप 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हैं तो 3 8 24, यानी कि आपको समय लगने वाला है 8 घंटे। क्यों घंटे ही क्यों, मिनट क्यों नहीं? क्योंकि हमें चाल दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो जो आप यहाँ पे समय निकाल रहे हैं वह होगा घंटे में, यानी कि आवर में। 4 की चाल से जाएंगे तो 4 छंग 24, 6 घंटे में पहुंच जाएंगे और 8 की चाल से जाते हैं तो 8 तिया 24, 3 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो इसने ये 3 दूरी तय की है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे, 4 किलोमीटर प्रति घंटे और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समान दूरी तय करता है। समान दूरी तय करता है, यानी कि ये जो आप भाग देख रहे हैं 24-24 किलोमीटर के उसने 3 भाग तय किए हैं। तो उसने हमसे पूछा है कुल दूरी, यानी कि एक भाग जो है वह हमारा 24 किलोमीटर का है। इसके बाद जो एक और भाग है वह भी 24 किलोमीटर का है। उसके बाद का जो भाग है वह भी 24 किलोमीटर का है। यानी इस तरीके से कुल दूरी होने वाली है दोस्तों 72 किलोमीटर। बात समझ रहे हैं ना? तो बस इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमारा ब्रह्मास्त्र है, उनके हिसाब अपने हिसाब चाहिए क्या? उनके हिसाब से कुल जो मिनट लगा है वह लगा है 425 मिनट। उनके हिसाब से समय लगा है कुल 425 मिनट। दोस्तों, यह हमें मिनट में दिया है, जबकि हमारे पास जो कुल समय है वह तो घंटे में है। यानी कि 8 6 14, 14 और 3 हो गया दोस्तों 17, यानी कि हमें 17 घंटे दिए हैं। तो 17 घंटे को अगर हमें मिनट बनाना है तो हम क्या 60 से गुणा कराएंगे? जी सर, इसे हम 60 से गुणा कराएंगे। यानी कि हमारे हिसाब से कुल समय है 17 गुणा 60। ठीक है ना? जी सर। और हमें चाहिए क्या है? हमें चाहिए है दूरी, और हमारी दूरी जो है कुल दूरी होने वाली है दोस्तों 72। तो इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, यानी कि यहाँ आ गया, बच गया हमारा 8 और 17 पंचे हो जाएगा दोस्तों हमारा 85। उसके बाद 12 से जाएगा 12 पंचे 60, 12 छः 72, फिर 5 से जाएगा 5 एकम 5, पचम 25, तो 5 छक्के 30, यानी कि 30 किलोमीटर हमारी दूरी होगी। देखो दोस्तों, उसने कहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटे, 4 और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समान दूरी तय की है। यानी उसने 3 पार्ट में दूरियों को तय किया है और तीनों पार्ट है समान। जब वो है कितने भी पार्ट में दूरी को कवर करे और उसके पार्ट अगर समान है तो आप उनका एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एलसीएम में दूरी आएगी वह हमेशा एक पार्ट की आएगी। तो ऐसे कितने पार्ट तय किए हैं उसने? 3, यानी कि कुल दूरी हमारे हिसाब से हो गई 72।
उनके हिसाब से कुल समय दिया था 425 मिनट, हमारे हिसाब से कुल समय है 8 से 14 3 17, लेकिन ये घंटे है दोस्तों, 17 घंटे। 17 घंटे को अगर मिनट बनाना है तो 60 से गुणा कराएंगे, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 17 गुणा 60 ही लिख देना है, गुणा कराने की जरूरत नहीं है, काटा पीटी करेंगे, 5 छक्के 30 आपका आंसर होगा। ठीक है ना, हमारी दूरी है 30 किलोमीटर। चलिए 3000 रुपए की राशि पर 6% वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या है। तो मैं आपको बता चुका हूं कि ब्याज जो होता है साधारण ब्याज, उसको आप बोल सकते हैं दर गुणा समय, यानी कि एक वर्ष का अगर 6% है तो 4 वर्ष का होगा 24%, यानी हमें 3000 का चाहिए है 24%। बात समझ रहे हैं ना, तो 24% अगर आपको निकालना आता है तो आप निकाल सकते हैं। यानी कि किसी भी संख्या का आपको 10% चाहिए है तो पीछे से एक शून्य हटा दो, तो 10% 300 है, तो 20% हो गया हमारा 600। और अगर किसी भी संख्या का 1% चाहिए तो पीछे से 2 शून्य हटा दो, तो इस 3000 का 1% होगा 30, तो 4% होगा 30 चौके 12, यानी 120, तो टोटल हो गया 720, यानी पढ़ते पढ़ते आंसर दोगे कि कुल ब्याज है 720। यानी ब्रेक करना है, संख्याओं को ब्रेक तोड़ना है। उसने बोला 24%, पहले आप 10 निकालो, 10% 300 है तो 20%, 20% हो गया हमारा 600, लेकिन हमें तो 24 चाहिए, तो 4% और किसी भी संख्या का 1% चाहिए, पीछे से 2 शून्य हटा दो, यानी 3000 का 1% है 30, तो 2% 60, 3% 90 और 4% हो गया 120, दोनों को जोड़ दो हो गया 24%, यानी कि 720 हमारा आंसर है। ठीक है ना, और फिर आप काट भी सकते थे, 2 शून्य से 2 शून्य 24 दिया, 72 शून्य का शून्य, तो जैसे भी आपको करना है। चलिए, सुरेंद्र एक पुरानी साइकिल 2500 रुपए में खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 300 रुपए खर्च करता है, वह उसे 3000 रुपए में बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको ये मालूम ही होगा, जैसे मान के चलो आपने एक 20,000 रुपए की मोटरसाइकिल खरीदी, फिर आप जब उसे घर ला रहे थे उसके पहले आपने सोचा कि इसमें थोड़ी साज सज्जा करा ली जाए, सीट कवर आपने डलवा दिया, उसके इंडिकेटर बदलवा दिए, और इस तरीके से आपने उस पर 2000 रुपये और खर्च कर दिए। तो जब आपसे आपका कोई मित्र पूछेगा कि भाई गाड़ी आपको कितने में पड़ी है, यानी आप गाड़ी कितने में लेके आए हैं, तो आप उसे 20,000 बताएंगे कि 22,000, आप यही बोलेंगे ना कि गाड़ी मुझे 22,000 की पड़ गई है, यानी 20,000 की तो मैंने ली है लेकिन 2,000 अभी और लग गए। तो जब तक उसकी मरम्मत में, जब आप कोई चीज खरीदते हैं, जब तक आप उसे घर नहीं ले आते हैं, जब तक आप उसमें जो खर्च करते हैं वह उसका कॉस्ट प्राइस होता है, यानी कि क्रय मूल्य। तो इस मरम्मत को किस में जोड़ते हैं, क्रय मूल्य में। यानी साइकिल उसने खरीदी थी 2500 में, लेकिन खरीद के जब लाया तो उसकी मरम्मत पर उसके खर्च हो गए हैं 300 रुपए, यानी कि टोटल अब वह साइकिल हो गई है 2800 की। तो मरम्मत इसमें जोड़ देना है, यही होगा हमारा क्रय मूल्य, इसी को बोलते हैं दोस्तों सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस। 2800 की वस्तु को फिर उसने फाइनली 3000 रुपए में बेच दिया उसी साइकिल को, यह हो गया हमारा सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। तो फिर 2800 की वस्तु को उसने 3000 में बेच दिया है, यानी कितने का लाभ कमा लिया है, 200 का। लेकिन उसने बात पूछी है प्रतिशत में, कैसे बनाते हैं प्रतिशत। 200 का लाभ हुआ है, लाभ प्रतिशत बनाओ या हानि प्रतिशत, हमेशा नीचे लिखते हैं क्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही गणना होती है लाभ और हानि की। तो नीचे लिखना है क्रय मूल्य, 200 का लाभ हुआ कितने पर, 2800 पर। बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो गुणा करा दो 100 का। 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 से जाएगा यहाँ पे 2 एकम 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 2 से जाएगा ये अपना 50 बार। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वह हो गया 50/7, इसका मतलब है 7 सतैया 49, शेषफल बचा 1/7% का लाभ, 7 सही 1/7% का लाभ उसको होगा। ठीक है ना, चलिए, एक विक्रेता दूध में पानी मिलाकर मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर 25% का लाभ कमाता है। मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात ज्ञात करें। दोस्तों देखते ही इसका आंसर आप बता पाओगे, क्योंकि आप पहले इस बात को समझो कि उसने कहा है कि मैं तो दूध को क्रय मूल्य पर बेच रहा हूं, जैसे मैं दूध को 50 रुपए में लेके आया हूं तो मैंने 50 रुपए में ही बेच दिया। तो जब आप जितने रुपए की खरीद के लाओगे उतने ही रुपए में अगर आप बेच देते हैं तो आपको लाभ होगा ही नहीं, ना आपको लाभ होगा ना हानि। लेकिन इसमें बताया गया है कि उसको हुआ है लाभ, और लाभ क्यों हुआ है, क्योंकि उसने मिला दिया है पानी।
तो जितना उसको लाभ हो रहा है वही तो पानी है, क्योंकि उसको लाभ किसकी वजह से हो रहा है, पानी की वजह से। अगर वह पानी नहीं मिलाता और क्रय मूल्य पर ही बेच देता दूध को, तो ना उसे लाभ होता ना हानि। तो लाभ होने का रीजन ही है कि उसने पानी मिलाया है। तो जितना लाभ हो रहा है वह पानी की मेहरबानी है। यानी कि 25% को आपको बना लेना है भिन्न। कोई भी प्रतिशत देखिए, इसकी भिन्न होती है 1/4। तो जब हम लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत की भिन्न बनाते हैं तो नीचे तो होता है हमारा कॉस्ट प्राइस। तो उसने बताया ना कि दूध को तो उसने कॉस्ट प्राइस पर ही बेचा है, यानी कि ये जो आप कॉस्ट प्राइस देख रहे हैं यह है हमारा दूध। और जो आपको लाभ दिख रहा है, ये 4 पे 1 उसे लाभ हुआ है, ये जो लाभ है वही है हमारा पानी, क्योंकि लाभ किसकी वजह से हुआ है, पानी की वजह से। तो कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको लिख देना है 25% मतलब 1/4। ये जो 1 दिख रहा है यही है पानी, और ये जो 4 दिख रहा है यही हमारा दूध, यानी कि हमारा आंसर है 1:4। यानी कि जो लाभ हो रहा है वह हो रहा है पानी की वजह से। तो ऊपर लाभ होता है, ये लाभ नहीं, यही है क्या, पानी। 1 है पानी, ये 4 है हमारा दूध। इस तरीके से आपको कर देना। चलिए, यदि किसी वस्तु को 3% लाभ पर और 6% लाभ पर बेचने विक्रय मूल्य में 9 का अंतर आता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विक्रय मूल्य के बीच सही अनुपात को दर्शाता है। दोस्तों, विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा है, हमसे कोई वैल्यू नहीं पूछी है। जब कोई वैल्यू नहीं पूछी है तो हमें इस 9 से कोई काम है ही नहीं। आपको इस 9 का उपयोग तभी करना है जब वो आपसे कोई वैल्यू पूछे, जैसे क्रय मूल्य बताइए, विक्रय मूल्य या लाभ की राशि, कुछ भी। ऐसा कुछ नहीं पूछा है, हमसे पूछा है अनुपात। तो सीधा सीधा है कि यानी कि अगर सीपी 100 है, प्रतिशत में 100 ही मानते हैं, तो जब उसे 3% का लाभ हुआ होगा तो उसने बेचा होगा 103% में। बात समझ रहे हैं ना। और जब उसे 6% का जब लाभ हुआ होगा तो उसने बेचा होगा 106% के लाभ पर। प्रतिशत नहीं लिखना है दोस्तों, प्रतिशत लिखने की क्या जरूरत है, हमने 100 माना है। तो 100 की वस्तु 3% के लाभ पर मतलब 103 में, 100 की वस्तु 6% के लाभ पर मतलब 106 में। कटता है तो काट लो, नहीं कटता है तो यही हमारा विक्रय मूल्य का अनुपात है। ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, 103:106। मतलब 9 का कोई काम है ही नहीं। एग्जाम में कई बार एमटीएस 2024 का क्वेश्चन है दोस्तों, एमटीएस में कई बार ऐसे क्वेश्चन, एमटीएस जीडी एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो नहीं करना होता है वही भी हम वहां पर सॉल्व करते हैं। और इस कारण से होता क्या है कि हमारा जो इम्पोर्टेंट टाइम होता है जिससे हमारा सिलेक्शन होना होता है, वह टाइम हम व्यर्थ में वहां पे खर्च कर देते हैं और हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो कई बार जो हम गलत स्टेप वहां पर फॉलो करते हैं, उन्हें उन स्टेप को हमें छोड़ना है। ठीक है ना। चलिए, दो पात्रों ए और बी में क्रमशः 3:4 और 5:3 के अनुपात में स्प्रिट और पानी है। इन दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि पात्र सी में एक नया मिश्रण प्राप्त हो, जिसमें स्प्रिंट लिखा है, इसमें स्प्रिट है वो, और पानी का अनुपात 4:3 हो। यानी कि किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए बर्तन में 4:3 हो जाए। इस टाइप की मैंने क्लास ली है, मिश्रण की क्लास ही पढ़ाई है। अगर आप उन्हीं क्लासों को देख लेंगे तब आपका काम हो जाएगा एसएससी जीडी में। भले आपने पूरा चैप्टर पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टाइप है जो एग्जाम में आते हैं दोस्तों, वो मैंने करा रखे हैं। तो अगर आप चाहें तो उन्हें जाके देख सकते हैं। ठीक है ना, चैनल पर आपको मिल जाएंगे। करना क्या है, कॉन्सेप्ट को समझना है कि हम मिला रहे हैं दो मिश्रण। मिश्रण मतलब जब दो चीजें आपस में मिल जाती हैं उन्हें मिश्रण बोलते हैं। तो दो पात्र हैं, कौन कौन है भाई, पात्र है हमारा, यहां लिखेंगे हम, पात्र है हमारा ए है और बी है। एक में है हमारा स्प्रिट और एक में है हमारा पानी यानी कि वाटर। ठीक है ना, इस तरीके से हमें लिख लेना है। तो दोनों के पात्र ए में जो इनका अनुपात है वह है हमारा 3:4, और पात्र बी में जो अनुपात है वह है हमारा 5:3। तो ये देखो मिश्रण ही है, स्प्रिट और पानी का मिश्रण है। तो जब मिश्रण को मिलाते हैं तब करते क्या है, इन दोनों बर्तनों को मिला के एक तीसरे बर्तन में लेके आए हैं। तीसरे बर्तन का नाम भी दे रखा है सी, और इस तरीके से मिलाना है कि तीसरे बर्तन सी में स्प्रिट और पानी का अनुपात कितना हो जाए दोस्तों, 4:3। तो आपसे पूछा है कि किस अनुपात में मिला दिया जाए। तो मैंने आपको बताया था जब ये चैप्टर पढ़ाया था
कि जब भी आप मिश्रण को मिलाते हैं, क्या करते हैं, जब भी आप मिश्रण को मिलाते हैं तो पहले आप मिश्रण की मात्रा को बराबर कर दें। यानी कि मिश्रण है कितना, 3 स्प्रेट है, 4 पानी है, तो मिश्रण हो गया दोस्तों 7। 5 स्प्रेट है, 3 पानी है, तो मिश्रण हो गया दोस्तों हमारा 8। ठीक ऐसे ही इसको भी आपको देख लेना है, ये भी हो गया 7। इसको करना है हमें बराबर, इसको करना है हमें बराबर, फिलहाल बराबर है नहीं, आप मिला तभी पाओगे जब ये होंगे बराबर, ठीक है ना। तो क्या ऐसी कोई संख्या है 7, 8 और 7 के पहाड़े में आती हो, यानी 7 और 8 का हमें एलसीएम लिखना है, यानी कि हमें सबको बना देना है 56। अब मैं आपसे पूछूं कि अगर 7 को 56 बनाना है तो किसका गुणा कराओगे, तो आप कहोगे 7 8 56। 8 को 56 बनाना है तो किसका गुणा कराओगे, 7 का, 8 7 56। ठीक ऐसे ही 7 को 56 बनाना है, बराबर करना ना, तो 7 और 8 का हमने एलसीएम लिख लिया 56। तो 7 को 56 बनाने के लिए हम गुणा कराएंगे 8 का, ठीक है ना। इतना आपको लिख लेना है, उसके बाद सिर्फ आपको आगे की लाइन में बस गुणा इसका कराना है, क्योंकि यहां हम वेरीफाई कर चुके हैं कि ये देखो हमारे हो गए हैं बराबर। 8 7 56, 7 8 56, 8 7 56 मात्रा बराबर हो गई, आप कहेंगे जी सर। तो आप कोई भी एक लाइन ले सकते हैं, चाहे आप स्प्लिट स्प्लिट के रेशियो उठा लें, चाहे आप पानी पानी के यानी वाटर के रेशियो उठा लें। मैं पहली लाइन के साथ जाऊंगा, यानी कि सिर्फ पहली लाइन में गुणा कराऊंगा इस 8 का। 8 तिया 24, यहाँ आएगा अपना 24, यहाँ 7 पंचे 35, यहाँ आ जाएगा दोस्तों 35, और इसका 8 चौके 32, इसका ध्यान रखना है जिसका आप गुणा करा रहे हैं, 8 चौके 32, बस इन्हें हमें मिलाना है। और मिलाते कैसे हैं, तो मिलाते हैं दोस्तों एलिगेशन से। एलिगेशन से हम इसे अनुपात, इसके अनुपात निकाल लेंगे, यानी कि पहले बर्तन से कितना स्प्रेट लेना है, 24, किसी भी एक कैटेगरी से आप अनुपात बता पाओगे। बर्तन बी से कितना लेना है, आप कहेंगे 35, और सी मिला के, इन दोनों को मिला के बनाना कितना है, तो दो कैटेगरी हो गई जो हम एलिगेशन में लगाते थे, एक कैटेगरी है 24 वाली, एक कैटेगरी है 35 वाली, दोनों को मिला के बनाना है ये दोनों, ये देखो दोनों को मिला के सी में मिलाया ना, क्या बनाना है 32, और बस एलिगेशन जो हमारी मेथड है उसे हमें अप्लाई कर देना है। 35 और 32 का अंतर हो गया दोस्तों 3, और 32 और 24 का अंतर हो गया 8, यानी कि हमारा आंसर है कि किस अनुपात में मिलाया जाए, तो आप कहेंगे सर 3:8 के अनुपात में इन्हें मिला दिया जाए, ठीक है ना दोस्तों। तो इसे अगर आप ऐसे क्वेश्चन और सीखना चाहते हैं तो चैनल पर जाएं और इसकी क्लास को देखें, उसमें लिखा है कि मिश्रण, उसकी क्लास देखें और भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आंसर है 3:8। 12 पुरुषों की औसत आयु, दोस्तों क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम के लेवल के हैं, और मैं तो यूं कहूं कि आपके एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि संख्या भी ना बदले। अगर कॉन्सेप्ट तो सेम आने वाला है ही, लेकिन अगर ऐसा भी हो जाए कि भाई संख्या भी ना बदले, क्योंकि देखो ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन हैं, कोई ना कोई एग्जाम के एक दूसरे के एग्जाम में क्वेश्चन टकराते रहते हैं, तो उसी हिसाब की आपकी तैयारी हो रही है। तो 12 पुरुषों की औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है। अच्छा, कब बढ़ जाती है, जब उनमें से 3 जिनकी आयु 36, 40 और 44 वर्ष है को अन्य 3 व्यक्तियों से बदला जाता है। दोस्तों कहानी ये है कि 3 व्यक्ति ग्रुप छोड़ के गए हैं और 3 व्यक्ति तत्काल आ गए हैं, और इस प्रक्रिया के दौरान हुआ क्या है कि औसत आयु 6 वर्ष से बढ़ गई है। इतनी बात मानते हैं, ये इसमें दिया है। तो आपको एक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि जितने वर्ष का व्यक्ति ग्रुप छोड़ के जाता है और उतने ही वर्ष का अगर कोई व्यक्ति ग्रुप में आ जाता है तो ना औसत बढ़ता है ना घटता है। एग्जाम्पल से बताता हूं, बस थोड़ा सा पानी पी लूं मैं, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, है तो हमारी ये प्रैक्टिस क्लास, मतलब मैं चाहूं तो इसे सिर्फ आंसर बता के जा सकता हूं, और लेकिन भाई पर्पस ये नहीं है, भाई उन बच्चों को मजबूत करना है जिनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, जिन्हें ये चीजें नहीं आती है, तो उनका मैं कॉन्सेप्ट भी उनको याद दिलाता हूं और साथ में उन्हें सॉल्व करके भी बताता हूं। तो ऐसा नहीं है कि भाई मैं भी प्रैक्टिस करके आया और जल्दी जल्दी सीधे आपको आंसर बताया, ये तो काम कोई भी कर देगा और आंसर तो आपको कहीं से भी मिल जाएंगे। तो आंसर बताना पर्पस नहीं है, आंसर बताने के साथ साथ आपको सिखाना भी पर्पस है, तो मैं उसी टाइप से क्लास को लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट आप समझ गए ना। जैसे मान के चलो आपके पास 100 रुपए थे, आपके पास 100 रुपए थे, मैंने आपसे 100 रुपए लिया और फिर से आपको 100 रुपए दे दिया। जैसे हमारे घर में अक्सर तब होता है जब हमारे घर रिश्तेदार, हमारी मौसी बुआ आती है, उनने हमें 100 रुपए दिया खर्चे को, ले बेटा तू
टाफी खाना, और हमारी मम्मी ने वही सौका लिया और उनके बच्चों को दे दिया। तो आदान प्रदान तो हो गया, आना जाना तो हो गया, लेकिन फायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं। उनने हमें 100 दिया था, हमारी मम्मी ने उनको 100 दे दिया, बस हो गया। तो इस तरीके से ना औसत बढ़ता है और ना ही औसत घटता है। तो इसने तो बोला है कि औसत बढ़ गया है, तो इसका मतलब ये है कि ग्रुप से जो व्यक्ति गए हैं और जो ग्रुप में व्यक्ति आए हैं, तो आने वालों का वजन जाने वालों की तुलना में ज्यादा है, तभी तो औसत बढ़ा है। औसत बढ़ने का रीजन ये है। तो करना कैसे है? आप सिंपली कर सकते हैं कि गए कितने कितने के लोग हैं। एक 36 का गया है, एक 40 का गया है, और एक गया है 44 का। तो तीनों को मिला के कुल कितने किलो, कितने, अच्छा ये वजन नहीं है, सॉरी, ये तो आयु है। तो तीनों को मिला के कुल कितने वर्ष के व्यक्ति चले गए? तीनों को मिला के अगर देखा जाए तो 36 और 4 हो गया 40, 40 80 और 40 हो गया हमारा 120। यानी 120 वर्ष के 3 लोग चले गए हैं। 120 ही वर्ष के 3 लोग आ जाएं तो ना औसत बढ़ेगा ना घटेगा, लेकिन औसत बढ़ा है। लेकिन औसत बढ़ गया है, तो औसत कितने से बढ़ गया है? औसत बढ़ गया है दोस्तों 6 से। औसत का मतलब होता है हर एक, मेरे साथ बोलो, औसत का मतलब होता है हर एक। देखो अभी आपने नहीं बोला है, बोलना है। औसत का मतलब होता है हर एक की वैल्यू। तो हर एक में 6 की बढ़ोतरी हुई है। औसत में उसने बोला ना, औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाता है। आपको औसत नहीं बोलना है, आपको बोलना है हर एक 6 वर्ष बढ़ जाता है। तो 12 लोग कितने बढ़ गए? अरे हर एक में 6 की वृद्धि हुई है, तो 12 में हुई है 12 6 72 की वृद्धि। यानी कि टोटल तीनों लोग जो होने वाले हैं वह हैं हमारे साथ दोनों 192 वर्ष के। तो आपसे 2 क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है। आने वाले 3 लोगों की कुल आयु क्या है? तो आने वाले 3 लोगों की कुल आयु है 192 वर्ष। ये होता है कुल 3 का, 3 लोग थे ना, तीनों का। लेकिन हमसे पूछा है 3 व्यक्तियों की औसत आयु। औसत आयु, औसत मतलब हर एक की वैल्यू, औसत मतलब हर एक की वैल्यू। अरे भाई 3 लोग, 3 व्यक्ति की आयु है 192 वर्ष, तो औसत मतलब हर एक कितने का है? 192। जब एक की वैल्यू निकालते हैं तो कराते हैं भाग, 3 से भाग करा दो। 3 6 18 बचा 1, 3 चौके 12। हर एक की जो आयु है वह है 64 वर्ष। बात समझे ना? तो 2 क्वेश्चन बनते हैं। कभी आपसे पूछेगा तीनों की कुल आयु, तो ये देखो सबसे पहले कुल निकल आई, और औसत पूछे तो 64। और भी तरीका है, लेकिन मैंने आपको ये तरीका बता दिया, ये आपको याद भी रहेगा, और इससे आपके 2 काम होंगे, कुल भी बता पाओगे और औसत भी। ठीक, चलिए। 32 महिलाओं के एक समूह की औसत आयु 60 वर्ष है, और 40 पुरुषों के एक अन्य समूह की औसत आयु 33 वर्ष है। दोनों समूहों को मिलाकर औसत आयु क्या है? ठीक है ना? तो मैंने बताया था, चाहे आप ओरिजिनल डाटा का औसत निकाल लें या फिर उनके अनुपात का। यानी कि महिलाएं, महिलाएं कितनी है? महिलाएं कितनी है? तो आप कहेंगे सर महिलाएं हैं 32। और पुरुषों की संख्या कितनी है? पुरुषों की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे सर पुरुषों की संख्या है 40। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं, चाहे आप 32 महिला और 40 पुरुषों का औसत निकाल लें या फिर आप इनके अनुपात का औसत निकाल लें, बात एक ही है। तो आप इन्हें काट लें, 8 चौके 32 और 8 पंचे 40, तो संख्याएं हो जाएंगी छोटी। अब उसके बाद उसने हमें बताया है कि इनका जो औसत है, तो महिलाओं का औसत जो चल रहा था वह है 60 वर्ष, और पुरुषों का जो औसत है वह है हमारा 33 वर्ष। तो हमसे पूछा है सभी का। तो भाई हमने इसके लिए एक मेथड आपको बताई थी कि आप दोनों में से किसी का एक, आपसे औसत पूछा ना, आप मन से कोई भी औसत मान लो। तो कोई भी मत मानो, दोनों में से कोई एक औसत मान लो। मैंने मान लिया कि दोनों का औसत जो है, दोनों का जो औसत है, सभी का मिला के जो औसत है वह 60 है। भाई मैंने तो बोल दिया 60 है। अब बस आपको इस 60 से इनकी तुलना करनी है। तो 60 से ये कितना कम है? तो ना कम है ना ज्यादा, यानी कि कोई डिफरेंस नहीं है। तो शून्य का 4 में गुणा कराने का भी कोई फायदा नहीं है, यानी शून्य ही आएगा। यानी यहाँ शून्य आ गया, कोई कैलकुलेशन नहीं। शून्य से ये कम है जी सर, 27 कम है। कितना कम है? 27। तो क्या कम है? 27। तो ये क्या था? औसत। औसत, औसत 27 कम है। औसत का मतलब होता है हर एक, हर एक में 27 की कमी है। और ऐसे कितने लोग हैं? 5। तो 27 पंचे होता है दोस्तों 135, यानी कि 135 की कमी आएगी। और ये 135 की कमी किस पर आएगी? सभी पर, क्योंकि बात तो हम सभी की कर रहे हैं ना, सभी का औसत चाहिए ना दोनों समूह की। तो दोनों समूह में कुल कितने लोग हैं? 9, यानी कि इस 135 का प्रभाव पड़ेगा इस 9 पर।
तो औसत पर प्रभाव पड़ेगा। औसत मतलब हर एक। तो 9 लोगों में 135 कम करना है तो हर एक से कितना कम होगा, 9 से जाएगा, 9 से जाएगा अपना 15 बार, 9 एकम 9 5 45, यानी कि हमें 15 की कर देनी है दोस्तों कमी, यानी हमारा औसत हो जाएगा 45। कहाँ है भाई, 45 नया औसत। इसको डेविएशन मेथड बोलते हैं। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, एक फोल्डिंग बेड का अंकित मूल्य 18,000 रुपए है। अच्छा क्वेश्चन है, काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो सकता था, लेकिन आज मैं आपको इसे सिखाने वाला हूँ। एक फोल्डिंग बेड का अंकित मूल्य 18,000 रुपए है। अमन ने इसे 15% और 10% की 2 क्रमिक छूट के बाद खरीदा। तो पहले तो आप इसकी फाइनल छूट निकालें कि आखिर इसको डिस्काउंट मिला कितना है। तो अंकित मूल्य हमें दे रखा है, कितना है, 18,000। तो क्रमिक छूट कैसे निकालते हैं दोस्तों, पहले आप इन दोनों को जोड़ दो, यानी कि 15 धन 10 इस तरीके से, और इसमें से माइनस करना है इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि 15 गुणे 10 करा दोगे, 15 गुणे 10 करा दोगे तो और प्रतिशत हटा के आपको लिखना है नीचे 100। इस तरीके से आप 2 वर्ष की क्रमिक छूट निकाल सकते हैं कि फाइनली छूट कैसे मिली। यानी कि इन दोनों को जोड़ना है और इसमें से माइनस करना है इन दोनों का मल्टीप्लाई, नीचे 100, यानी कि यहाँ दोस्तों आ जाएगा देखो अपना 25, और इसमें से 15 धाम 150, और यहाँ यहाँ मैं बता देता हूँ 15 धाम 150 और बटे 100 है, तो शून्य से शून्य गया, 10 से भाग कराओगे तो 1.5, यानी 1.5 इसमें से और घट जाएगा। तो फाइनल जो छूट है हमारी वह हो जाएगी 23.5, यानी 23.5%। ये आपका सीधा समतुल्य भत्ता निकल आएगा। कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ दो और दोनों का मल्टीप्लाई बटे 100 करके उसमें से घटा दो, 25 में से मैंने ये घटा दिया, यानी कि 23.5% की आपको छूट मिल गई है। तो अगर समझना है आपको यहाँ पे, अगर वस्तु का अंकित मूल्य 100 है, अंकित मूल्य कितना है 100, क्योंकि छूट किस पे मिलती है, ये अपना छूट प्रतिशत आ गया, बट्टा 100 है, तो 100 में 23.5% की छूट मिल गई है, यानी कि हमें जो डिस्काउंट, हमारी जो वस्तु है वह हमें पड़ेगी 76.5% की। बात समझ रहे कि नहीं, यानी कि हमें जो बट्टा मिला है, डिस्काउंट मिला है, वह मिला है 23.5% का। तो 100, अगर 100 रुपए की वस्तु है, 23.5% का बट्टा मिलेगा, यानी फाइनली जो हमें वस्तु है वह हमें मिलेगी कितने की, हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 76.5%। तो पहले तो हमें निकाल लेना है वस्तु का कॉस्ट प्राइस। तो कैसे निकालें, चलिए देखते हैं। यहाँ पे वस्तु है हमारी कितने की, वस्तु है हमारी 18,000 रुपए की, और 18,000 का 76.5% है वस्तु का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। तो 76.5% निकालना है। तो भाई 76.5 बाद में निकालना, पहले आप 75% इसका निकाल लो। तो 75 को मैंने बताया था ना, आपको चीजों को ब्रेक करना है, आपको चीजों को ब्रेक करना है। तो किसी भी संख्या का, मैंने कहा 18,000 का पहले आप 50% बताओ, 50% मतलब जस्ट आधा। तो 18,000 का हम इसे ब्रेक करके निकालेंगे। पहले हमें निकालना है 76.5%। पहले मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे 50% बता दो। 18,000 का 50% मतलब आधा होगा 9,000। बात समझ गए ना जी सर। अब 50% अगर 9,000 है तो 25% कितना होगा, आप कहेंगे 9,000 का भी आधा, यानी कि 4,500। भाई 50% 9,000 है, तो 25% कितना होगा, 50 का आधा वो है, तो 9,000 का आधा आप कर दो, 9,000 का आधा 4,500। तो ये देखो 75% हो गया। अब हमें 1.5% और चाहिए, तो किसी भी संख्या का 1% चाहिए तो पीछे से 2 शून्य हटा दो, यानी 18,000 का 1% है 180। 18,000 का 1% है दोस्तों 180। अब 1% 180 है, तो आधा प्रतिशत कितना होगा, आधा और बचाना 0.5 बोलो, या फिर 1.1/2% बोलो, बात एक ही है ना। यानी कि मैं आपसे पूछूं 0.5, आधा परसेंट क्या होगा, अरे भाई 1% 180 है तो आधा परसेंट होगा 90, बोलो होगा ना। ये लो भाई 76.5% आपके सामने है। 50% 18,000 का आधा 9,000, 50% 9,000 है तो 25% हो जाएगा 4,500, 4,500। अब भाई 1.5% और चाहिए, तो 18,000 का 1% चाहिए, पीछे से 2 शून्य कम कर दो, यानी कि 180। 1% 180 है तो आधे परसेंट 90 होगा, यानी 1.5% टोटल 270 हो जाएगा। अलग अलग करके मैंने लिख दिया है। यहाँ आएगा 0, 9, 8, 17,
यहाँ आएगा अपना 1 5 और 1 6 और 1 7 9 4 13, यानी वस्तु जो है 13,770 रुपए की है। ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। उसके बाद उसने कहा है कि 830 रुपए परिवहन पर खर्च हो गया, यानी 830 रुपए उसके लग गए हैं दोस्तों मरम्मत पर। 830 रुपए और लगा दो यहाँ पे, शून्य का शून्य, 7 3 10, 1 7 और 1 8 8 16, एक और ये 3 और 1 4, यानी 14,600 की फाइनली वस्तु हमें पड़ गई। देखो 14,600 की हमें वस्तु पड़ गई है, और उसने हमें ये वस्तु जो है उसने वस्तु फाइनली बेच दी है। कितने में बेच दी है? तो 18,440 रुपए में वस्तु को बेच दिया है। वस्तु फाइनली उसको पड़ गई है 14,600 की, बेच दी है 18,440 की। तो इसका जो कितने एक्स्ट्रा में बेची है वही उसका लाभ है, और हमसे पूछा भी क्या है? लाभ। तो शून्य से शून्य गया, 4 का 4 लिखना है, 14 में से 6 गया तो यहाँ 8 आएगा, 7 में से 4 गए यहाँ 3, 1 से 1 गया कुछ नहीं, यानी कि हमारा जो लाभ है वह है 3840, यानी कि 3840, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन था थोड़ा लेंथी था, क्योंकि इसमें क्रमिक छूट भी थी, फिर उसने परिवहन भी जोड़ने को बोला है, फिर बेचा भी है, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, लेकिन अगर किया जाए 1 2 बार प्रैक्टिस तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो 20 क्वेश्चन में से एक आध क्वेश्चन होता ही है ऐसा जो अच्छा हो, और होना भी चाहिए, ठीक है ना। चलिए, किसी वस्तु को 19 रुपए में बेचकर एक व्यापारी को 20% का लाभ होता है। 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अपने विक्रय मूल्य में कितने रुपए में, प्रतिशत नहीं, उसने पूछा है रुपए में, 2 दशमलव स्थान तक ये बता दिया कि दशमलव के बाद 2 अंक तक वह मानेगा, वृद्धि करनी चाहिए। अरे भाई, मैं आपसे पूछता हूं कि अगर वस्तु का क्रय मूल्य है 100, एक बार उसने बेच दिया है 20% के लाभ पर, तो 100 का 20% 20 होता है, यानी उसने वस्तु को बेचा होगा 120 में। और फिर वह यही वस्तु को 40% के लाभ पर अगर वह बेच देता है, यानी वस्तु को बेचेगा 140 में, तो देखो ये भी विक्रय मूल्य था और ये भी विक्रय मूल्य था, तो उसने अपने विक्रय मूल्य को कितना बढ़ाया है? तो उसने अपने विक्रय मूल्य को 20 बढ़ाया है। यही बात आप भिन्न में निकाल लो या प्रतिशत में, तो उसने 20 बढ़ाया है कितने से? विक्रय मूल्य को 20 बढ़ाया है कितने से? 120 से। तो शून्य से शून्य गया, 2 एकम 2 छः 12, 1/6, इसका मतलब होता है 16 सही 2/3%। अगर बात प्रतिशत में पूछता तो हम बता देते, लेकिन उसने वैल्यू में पूछा है, यानी कि 1/6 से बढ़ा दो विक्रय मूल्य को। तो अभी विक्रय मूल्य कितना है? 19, तो 19 का 1/6 आप बढ़ा दो। 19 का 1/6 भाग बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है? 20 बढ़ाना है, कितने पर? 120, तो ये होता है इसका 1/6। तो 19 का 1/6 बढ़ाना है, 6 एकम 6 ती 18, यानी कि 3 रुपए कुछ पैसे बढ़ाना है। एक ही ऑप्शन में आप 3 देख रहे होंगे, इसलिए हमारा आंसर है 3.17। 3 से तो बढ़ाना है, 3 के बाद भी कुछ है। अगर आप चाहें तो मैं आपको आगे भी बता देता हूँ। 6 ती 18, बच गया 1, रखा दशमलव, हो गया होगा 10, 6 एकम 6, बच गया 4, हो गया 40, 6 छः 36, फिर से 4 बचा, 6 छः 36, तो 6 6 6 6 आता जाएगा, तो फाइनली हम आंसर लिख लेंगे 3.16 नहीं 17। तो ये देखो सॉल्व करेंगे 3.17 आ जाएगा, लेकिन आप यहाँ से बता सकते हैं 1/6, तो 19 का 1/6, 6 ती 18, यानी हमारे आंसर में पहला नंबर 3 है, और एक ही ऑप्शन में पहला नंबर 3 है, ठीक है ना। चलिए, इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। मनप्रीत दिवाली के अवसर पर अपने ग्राहकों को स्वेटर की बिक्री पर 12% और 8% की 2 क्रमिक छूट। दोस्तों ये अपने आप में एक सवाल है, लेकिन अभी देखो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, सवाल के अंदर सवाल, क्रमिक छूट भी थी, फिर हमने वहां परिवहन भी जोड़ा, उसके बाद हमने वस्तु को बेचा भी, तो 3 स्टेप थे, 2 सवाल मिलके अपने आप में एक सवाल बने थे ना। तो यहाँ ये सवाल का एक पार्ट होता है दोस्तों, ये अपने आप में एक सवाल है क्रमिक छूट वाला। तो मैंने आपको क्रमिक छूट निकालना सिखाया। अभी क्या करना है? पहले तो जब भी क्रमिक छूट आपको दी हो, आपसे पूछेगा समतुल्य एकल प्रतिशत, मतलब दोनों की मिला के एक छूट क्या है फाइनली, कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ दो, यानी कि 12 धन 8, और इसमें से घटाना है इन दोनों का मल्टीप्लाई बटे 100, 12 8 96 बटे 100, तो 96/100, 100 से भाग कराओगे 2 अंक बाद दशमलव आएगा, यानी 12 और 8 हो गया 20, 20 में से घटाना है 0.96, तो 20 में से 0.96 क्या मतलब एक ही घटा दो, तो बचा 19, बाकी 4 पैसे हमने ज्यादा घटा दिए, 4 पैसे ज्यादा घटा दिए,
96 पैसे है, ये 96 पैसे है। 20 रुपए में से 96 पैसे घटाना है तो 19 रुपए 4 पैसे, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें से ये घटा दो, बस हमारा समतुल्य बट्टा आ गया। वही हमने पिछले क्वेश्चन में अप्लाई किया था, ठीक है ना। चलिए 141 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहले भाग का 8वां भाग और दूसरे भाग का 9वां भाग 5/6 है, अनुपात में है, पहला भाग ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो जैसा लिखा है उसी तरीके से हमें इसे सॉल्व करना होता है। बस मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। चलिए, जब तक आप ये बात याद रखें कि वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें। आपके व्यूज तो ठीक ही आ रहे हैं, 100, 150 या 80-90, ठीक है, लेकिन भाई जितने लोग आप देख रहे हैं, अगर आपको मेहनत पसंद आ रही है, मेहनत तो होती ही है, तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दिया करें, और हो सके तो एक कमेंट भी कर दिया करें। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। 141 को बांटा है दो भागों में, तो भाई हमने मान लिया कि दो भाग ए और बी है, पहला भाग हमारा ए है, तो पहले भाग का 8वां का मतलब होता है दोस्तों 1/8। बात समझ रहे हैं ना। अगर कोई बोले 5वां भाग तो 1/5, 6वां भाग 1/6, बात समझ रहे हैं ना। 7वां भाग 1/7, ठीक है ना। बाकी और कुछ अगर उसको बोलना होगा तो भिन्न भिन्न लिख के देगा। तो 8वां भाग यानी ए का 8वां 1/8 बटे दूसरे भाग का 9वां भाग बटे, क्यों? क्योंकि यहां अनुपात में दिया है, अनुपात 5:6 लिखो या 5/6 लिखो, एक ही बात है। तो इसी तरीके से लिखूंगा मैं, ए का 8वां भाग और दूसरा भाग है हमारा बी का 9वां भाग 1/9। आप चाहें तो पहला और दूसरा भी लिख सकते हैं। किस अनुपात में है? अगर हम इनका अनुपात बनाएंगे तो हमारा अनुपात होने वाला है 5:6। तो 5:6 लिखो या 5/6 लिखो, एक ही बात है। इतना आपको लिखना है। और ये कहां से लिखना है भाई? क्वेश्चन में दिया है तो मैंने लिख दिया, इसे गणित के फॉर्म में, गणित की भाषा में लिख दिया। ए का 1 में गुणा कराओगे, देखो ए ही आएगा, ए एकम ए, नीचे 8, बी एकम बी बटे 9 लिखा है, तो ये ए गुणा 1/8 में भाग कराओगे बी गुणा 1/9 का, तो वही है भाई प्रोसेस, भाग बनता नहीं, बनता है गुणा, यानी बी एकम बी जो होगा वह ऊपर से आ जाएगा नीचे, और ये 9 आ जाएगा ऊपर, भिन्न पलट जाती है ना। b गुणा 1 का मतलब है b/9, तो b/9 से जब आप इसमें भाग कराओगे तो आपको बोलना है भाग बनता नहीं, बनता है गुणा, और b/9 से हो गया 9/b, और बराबर लिखा है 5/6। आपस में कटते हैं तो काट लेना है, और नहीं कटते हैं तो अनुपात बना लेना है, यानी कि यहां बचेगा a और b, ऊपर a नीचे b, बराबर 5 और 6। ये जो 8 नीचे था बराबर के उस साइड लेके जाओगे तो देखो ऊपर आएगा, और ये जो 9 ऊपर था बराबर के उस साइड लेके जाओगे तो ये देखो नीचे आएगा। अगर कटता है तो आपको काटना है, और नहीं कटता है तो मत काटना है। तो 2 से जाएगा 3 बार, 2 तिया 6, 2 चौके 8, ठीक है ना। अब नहीं कट रहा है, मत काटो, 5 चौके, यहाँ हो गया हमारा 20, और 9 तिया हो गया दोस्तों हमारा 27। तो ए और बी पार्ट हमारे आ गए, यानी कि ए और बी का हमें रेशियो मिल गया, ए है हमारा 20 और बी है हमारा 27, तो दोनों मिला के होने वाले हैं दोस्तों 47। उनके हिसाब से दोनों मिला के कुल कितने हैं? उनके हिसाब से दोनों है 141, हमारे हिसाब से दोनों की वैल्यू है 47। चाहिए है पहला भाग, कौन सा भाग चाहिए? पहला, और पहला भाग था ए यानी कि 20, तो 47 से 47 एकम, 47 तिया 4 तिया 12, 7 तिया 21, 4 तिया 12 मतलब 40 तिया 120, और 7 तिया 21, 120 और 21 हुआ 141, और 20 तिया 60 हमारा आंसर है। तो इस तरीके से आपको इन्हें सॉल्व कर लेना है। तो चलिए, काफी अच्छे क्वेश्चन थे आज, एसएससी एमटीएस में आए हुए क्वेश्चन थे। सारे जो आपके क्वेश्चन होंगे वो किसी न किसी एग्जाम के होंगे, और जो भी मेरी तरफ से ऐड होंगे वो मैं बीच बीच में ऐड करूंगा भी। अभी आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, और जो क्वेश्चन आपको पसंद आते हैं उन्हें अपनी कॉपी में नोट करते जाएं, और एक दो बार उनका रिवीजन कर लें। तो 101% 20 में से 20 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं, वो भी एसएससी जीडी कांस्टेबल में। तो चलिए, अच्छी मन लगाकर बिल्कुल मेहनत करते रहिए, मेहनत करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर आप अपनी सफलता को प्राप्त कर ही लेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।